करें शुरू। चलिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 56 टू 59। 56 में क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग सेक्शन। और 57 में अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो हमने मैथमेटिक का फॉर्मूला बनाया था वो क्या बनाया था? 56 माइनस 57। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या बनाया था? 23 माइनस 24 प्लस 25A। सैलरीज में क्या बनाया था? 17 माइनस 16। करेक्ट है। आइए 56 सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन है। इसके हमने दो पार्ट किए थे, 56 सबसेक्शन 1 और 56 सबसेक्शन 2। 56 सबसेक्शन 1 में पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था? बाकी चारों हेड में नहीं, पहला कंडीशन इट शुड बी ए रेवेन्यू रिसीट एंड दैट रेवेन्यू रिसीट इज नॉट चार्ज अंडर द फर्स्ट 4 हेड। तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहता है कि हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो एनी इनकम विच इज नॉट चार्ज अंडर द हेड अंडर द फर्स्ट 4 हेड इज चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एग्जांपल, डायरेक्टर सैलरी। डायरेक्टर सैलरी अदर सोर्सेस में क्यों गया? सबसे पहले डायरेक्टर सैलरी रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। सैलरी वालों ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा नहीं क्योंकि बिल्डिंग नहीं है। पीजीबी में जाएगा नहीं क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। कैपिटल गेन में जाएगा नहीं क्योंकि एसेट बेच नहीं रहा है। तो ये जाएगा कहाँ? रेवेन्यू रिसीट का कोई ना कोई घर होना चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में। ठीक है। एमपीज एमएलए सैलरी, सेम रीजन डायरेक्टर्स वाला। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, बताइए ये रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है? क्या हाउस प्रॉपर्टी में जा पाएगा? क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वहां बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वहां पर किसी के बारे में बात कर रहा है? बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। और ये वेकेंट लैंड है, ये बिल्डिंग का पार्ट नहीं है, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये हाउस प्रॉपर्टी में फिर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहां पर हाउस प्रॉपर्टी में एसएससी शुड बी दी ओनर, और ये ओनर नहीं है, ये क्या है? टेनेंट है। इंटरेस्ट रॉयल्टी, ये भी कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में। फिर 56 सबसेक्शन 2 हमने करवाया था, और हमने कहा था 56 सबसेक्शन 2 में कुछ इनकम के साथ जबरदस्ती हुई है। ये इनकम जब भी टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है और कैपिटल रिसीट भी हो सकता है। यानी कि उन इनकम का जन्म भले किसी और घर में हुआ है, लेकिन पालन पोषण कौन करेगा? अदर सोर्सेस करेगा। तो फॉलोइंग इनकम्स आर ऑलवेज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। गिफ्ट्स, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? नहीं, रिकॉर्डिंग खराब कर दो मेरा। गिफ्ट्स क्या है? कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल रिसीट तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसको टैक्स किया गया। किस हेड में जाके? अदर सोर्सेस में। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50,000। और भी बहुत सारे कंडीशंस है उसके साथ। फिर डिविडेंड। डिविडेंड वेदर शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और एज इन्वेस्टमेंट। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो डिविडेंड कहाँ जाना चाहिए? पीजीबीपी के घर में पैदा हुआ है, लेकिन पालेगा पोसेगा कौन? अदर सोर्सेस, है ना? ठीक है। तो डिविडेंड, अगर शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो डिविडेंड का टैक्सेबिलिटी कहाँ होना चाहिए था? पीजीबीपी में। लेकिन टैक्सेबिलिटी होगा कहाँ? अदर सोर्सेस में। लेकिन डिविडेंड जिसका शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तब तो अदर सोर्सेस में जाना चाहिए था। अदर सोर्सेस में ही वो जा भी रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉटरी इनकम। बताइए लॉटरी इनकम की कहानी। लॉटरी इनकम इसके साथ भी जबरदस्ती हुई है, जब भी जाएगा कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में जाएगा। और रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये कहाँ जाके टैक्सेबल होगा? रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी, ये भी जाके अदर सोर्सेस में होगा जाके टैक्सेबल। चलिए, नाउ 57 क्या है? अमाउंट एक्सप्रेसली अलाउड एज डिडक्शन ना। जैसे पीजीबीपी में था वैसे ही सेम लाइन यहाँ भी लिखी हुई है। पीजीबीपी में क्या लिखा होता है? अमाउंट एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है। यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अर्निंग सेक्शन 56 इनकम। यानी कि इस 56 इनकम से अगर डायरेक्ट कनेक्शन उस खर्चे का, तो डिडक्शन उसका मिल जाएगा। जैसे आपने लोन लिया हुआ है टू परचेज बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, तो ये एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, लोन लिया हुआ 8%, तो वो जो 8% का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका खर्चे का रिडक्शन मिल जाएगा। तो टैक्सेबिलिटी कितनी होगी? 2%। ठीक है। फिर कलेक्शन चार्जेस, जो मैंने आपको बताया था, चेक पेबल एट मुंबई है लेकिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में, तो वो बैंक कुछ कलेक्शन चार्जेस करती है। उसके बाद अगर आपको आरटीजीएस ये सब करवाना पड़ता है तो उसमें भी कुछ गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स
प्रोविडेंट फंड, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। सेक्शन 58 क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन। अच्छा एक बात बताइए, ये लॉटरी इनकम से कोई खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? लॉटरी इनकम से कुछ कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये 58 में देखो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिडक्शन लिखा हुआ है। ये समझ लो जैसे पीजीबीपी में हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस था, यहाँ हरियाणा पुलिस क्या है 57, दिल्ली पुलिस क्या है 58। फॉलोइंग डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अर्निंग लॉटरी इनकम, पर्सनल एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन? क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी आ रही है वो रेवेन्यू रिसीट की आ रही है। रेवेन्यू रिसीट में जब भी माइनस होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और कैपिटल रिसीट में जब भी माइनस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, चलो। और फिर डीम्ड इनकम एज पर सेक्शन 41, जहां पर रिकवरी ऑफ बैड डेट ये सब किया था, वहां यहां भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, चलिए। गिफ्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट्स के हमने कितने पार्ट करवाए थे आपको? 3 पार्ट, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट डी हमने कहा था एक्स्ट्रा टॉपिक्स में है। पार्ट ए किससे रिलेटेड है? कैश गिफ्ट। कौन गिफ्ट करेगा? डोनर कौन है? एनी पर्सन। डोनी कौन है? इंडिविजुअल और एचसीएफ। कंसिडरेशन निल, कंसिडरेशन निल। इन एक्सेस ऑफ सर्टेन अमाउंट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, कितने अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए? कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50,000। ये सबको मिला के या एक पर्सन से? एग्रीगेट, सबको मिला के। इस टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। 50,000 से ऊपर टैक्सेबल होगा या 50,000 रुपए एग्जाम्प्ट करने के बाद टैक्सेबल होगा? 50,000 रुपए से अगर 1 रुपए भी ऊपर हो गया तो देन होल अमाउंट इज टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी, लैंड एंड बिल्डिंग। ये डेट क्या है? ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2009 अगर लैंड और बिल्डिंग गिफ्ट कर रहा है या फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम दाम में खरीद रहा है। डोनर कौन होगा या सेलर कौन होगा? एनी पर्सन। डोनी कौन होगा? इंडिविजुअल एचसीएफ। या बायर कौन होगा? इंडिविजुअल और एचसीएफ। तो जहां डोनर ऑब्लिक सेलर कर लो, डोनी ऑब्लिक बायर कर लो। अगर निल है तो गिफ्ट है, इनएडुकेट कंसिडरेशन है, इसका मतलब कम दाम में खरीद रहा है। और इन एक्सेस ऑफ, अगर गिफ्ट है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50,000, देन होल अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और यहाँ एग्रीगेट नहीं है, यानी कि सिंगल पर्सन से जो मिला है वो एक्सीड करना चाहिए 50,000 से। अगर कम दाम में खरीद रहा है तो डिफरेंस देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस परचेज प्राइस, इन दोनों को माइनस करके इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी, ZPB की सास। J फॉर A फॉर D फॉर P फॉर पेंटिंग, B फॉर बुलियन, S फॉर स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। और मैंने फिर से बता रहा हूँ, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स आपके बनाए हुए, फेमस लोगों के बनाए हुए, फेमस लोगों को बनाए हुए, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2009। सेम होगा लैंड और बिल्डिंग की तरह। डोनर या सेलर कौन होगा? एनी पर्सन। डोनी या बायर कौन होगा? इंडिविजुअल या एचसीएफ। और अगर निल है तो गिफ्ट है, इनएडुकेट कंसिडरेशन है तो फेयर मार्केट वैल्यू से कम दाम में खरीद रहा है। A, fair market value in excess of aggregate ₹50,000 is taxable and whole amount is taxable under the head other sources। और यहाँ भी aggregate है। ठीक है। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम दाम में खरीद रहा है तो डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और दूसरा, एग्रीगेट करते वक्त ए और बी एग्रीगेट नहीं करेंगे, ए का अलग एग्रीगेशन चलेगा, बी का अलग एग्रीगेशन चलेगा। ठीक है। और यहाँ भी ए और बी, यहाँ पर तो एग्रीगेट है ही नहीं, तो ए का अलग पर्सन से मिला तो अलग अलग पर्सन से चलेगा, बी का अलग अलग पर्सन से मिला तो अलग अलग पर्सन से चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सेप्शंस टू पार्ट ए, बी एंड सी। किससे गिफ्ट मिलेगा तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव। फिर सेकंड, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जिसकी शादी हो रही है उसी को गिफ्ट मिलना चाहिए। पता लगा सास ससुर माँ बाप को मिल रहा है तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर ए विल और इनहेरिटेंस। गिफ्ट्स रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को कैंसर है, वो मरने वाला है, मरते मरते उसने प्रॉपर्टी अपने किसी नॉन रिलेटिव के नाम पे कर दी तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। मनी रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये सब स्कॉलरशिप ये सब देते रहते हैं। मनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिलेटिव का डेफिनेशन फिर 56 सबसेक्शन 2 में है। अगर एक्स को गिफ्ट मिल रहा है, नीचे अगर एक्स को गिफ्ट मिल रहा है तो उसका रिलेटिव कौन होगा? माँ बाप, फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी,
ठीक है, इसके भैया और बहन और फिर फादर के भाई बहन, यानी कि कौन होगा, चाचा ताऊ या फिर बुआ बुआ फूफा। अगर शादी हो गई है तो इनके स्पाउसेस भी, ठीक है। अब एक्स की शादी हो गई, मिसेस एक्स, और मिसेस एक्स के पापा मम्मी यानी कि एक्स के सास ससुर, एक्स के दादा ससुर दादा सास, नाना ससुर नाना सास, ठीक है, और साला साला, ठीक है, और बेटा बेटी और इनका बेटा बेटी, नाता नाती, पोता पोती सब आ जाएंगे। और इनके अलावा कोई भी होगा तो अदर देन अबव पर्सन्स नॉट आर नॉट रिलेटिव। और ये साला साली के शादी हो चुकी है तो उनकी भी आ जाएगी। ये स्पाउसेस देखो जहां जहां एरो जा रहा है ना, तो जहां जहां एरो जा रहा है वो सारे हो जाएंगे, उनके स्पाउसेस भी, ठीक है। चलिए, अदर इनकम्स चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड्स इफ प्रीमियम फॉर एनी ईयर एक्सीड्स 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट। याद है आपको? सेकंड, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर पेंशन इंडिविजुअल को ही मिल रहा है, यानी कि नौकरी रहते हुए मिल रहा है, तब तो अनकम्यूटेड पेंशन है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन उस इंडिविजुअल का डेथ हो गया, उसके लीगल हेयर्स को मिल रहा था, उसको हम फैमिली पेंशन बोलेंगे। उसमें डिडक्शन मिलता है 1/3 और 15,000 व्हिचएवर इज ओवर। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, और एक है सिर्फ रेस हॉर्सेस, यानी कि जुआरियों की इनकम। ये जुआरियों की इनकम नहीं है। लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, लॉटरी इनकम, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमने पहले भी करवाया था। मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय एसएससी तो बिजनेस में जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय तो सैलरी में जाएगा, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय तो अदर सोर्सेस में जाएगा। सबका सेक्शन हमने अलग कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये डिविडेंड की तरह काम नहीं कर रहा। डिविडेंड के साथ तो जबरदस्ती हुई है, इस इंटरेस्ट के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। अगर सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड तो इंटरेस्ट किस साइड में जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। और सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? 28 से 44D। और इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए अगर डिडक्शन मिलेगा तो वो सेक्शन 37 में जाके मिलेगा, क्योंकि पीजीबीपी का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस टू रन बिजनेस इज अलाउड एज डिडक्शन, किस सेक्शन में? 37 में। लेकिन इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट तो इंटरेस्ट कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। सेक्शन 56 टू 59 एप्लीकेबल होगा और डिडक्शन 57 में मिलेगा। खर्चा वही सेम है लेकिन सेक्शन चेंज है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन इंटरेस्ट व्हिच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। फॉलोइंग इंटरेस्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पोस्ट ऑफिस स्कीम से जितने भी तरह के इंटरेस्ट मिलते हैं वो सारे एग्जम्प्ट है। कुछ एक्सेप्शन अभी करते हैं। फुल्ली एग्जम्पशन, कैश सर्टिफिकेट यानी पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट। पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, पोस्ट ऑफिस में अगर क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट करवाएंगे तो इसका इंटरेस्ट सारा एग्जम्प्ट होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है तो एग्जम्पशन अप टू ₹3500 है। अगर सिंगल अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है तो अप टू ₹7000 एग्जम्प्ट है। और फुल्ली टैक्सेबल कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन मंथली स्कीम इज नॉट एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल। कहां? पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फुल्ली टैक्सेबल होता है। याद रखना, जैसे ही गवर्नमेंट का नाम आता है आपको सैलरी का चैप्टर याद आता है। सब जगह इंटरेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्ट होता है, वो वाला रूल यहाँ अप्लाई मत करना। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इंटरेस्ट ऑन आरबीआई रिलीफ बॉन्ड फुल्ली टैक्सेबल है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई रिलीफ बॉन्ड एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड्स एग्जम्प्ट है। लेकिन इन दो के अलावा इंटरेस्ट ऑन अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4। हम लोग ऊपर कौन सा कर रहे थे आपके साथ? सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। ये अलग सेक्शन है 10 सबसेक्शन 4, जहां पर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में अगर कोई नॉन रेजिडेंट, यहाँ पर एक्सटर्नल अकाउंट का मतलब फॉरेन करेंसी जमा करवाना, उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, ठीक है। डिविडेंड के साथ तो जबरदस्ती हुई है। सिक्योरिटीज वेदर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑलवेज चार्ज अंडर द हेड अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 टू 59। देन इंडियन कंपनी से अगर डिविडेंड मिल रहा है तो एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो टैक्सेबल है। क्योंकि अगर एग्जम्पशन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस का रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कलेक्शन चार्जेस का डिडक्शन कहां से मिलेगा? इफ डिविडेंड इज टैक्सेबल, यानी कि फ्रॉम फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा।
इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किस ईयर में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। और फाइनल डिविडेंड किस ईयर में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन। फाइनल डिविडेंड कहाँ किस मीटिंग में डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। इंटरिम डिविडेंड किस मीटिंग में डिक्लेयर होता है? बोर्ड मीटिंग। ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताया था, जो भी चीज शेयर्स के साथ होगा वही यूनिट्स के साथ होगा। अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट है तो यूनिट्स, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन चेंज है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आया? चलिए ये हो गया।